नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से आ रही है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है कोई राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। एक और बड़ा झटका, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गायत्री प्रजापति को। सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या मांग की गई थी अर्जी में जो खारिज हो गई है? जी देखिए जीनत, गायत्री प्रजापति उम्मीद से आए थे कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला था जिसमें स्पेशल कोर्ट लखनऊ में जो मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जिसमें उनको बेल नहीं मिला था। हालांकि वो इसी उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जमानत देगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर कोई सुनवाई नहीं की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप हाई कोर्ट में अपील करें, हाई कोर्ट ही आपकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। गायत्री प्रजापति की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि जिस तरह ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लिहाजा वो कई बार ईडी के सामने पेश भी हो गए हैं, लिहाजा उनको जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर से उनकी इस अर्जी पर कोई भी राहत नहीं देते हुए ये कहा कि अगर आपको जमानत की मांग करनी भी है तो आप हाई कोर्ट जाए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आने का आपका कोई औचित्य नहीं है। और इसी को देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया। यानी कि साफ है कि गायत्री प्रजापति को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिस उम्मीद से वो सुप्रीम कोर्ट आए थे जीनत, उसके लिए उनको एक बड़ा झटका जरूर लगा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल जैसे अहम मुद्दों पर एक सम्मेलन को संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि देश की इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, आप स्वीकृति देने वाले हैं और सामने वाला आवेदक, आप दाता हैं, सामने वाला याचक है। इस भावना को छोड़कर अब बैंकों को पार्टनरशिप का मॉडल अपनाना होगा। में एक डेडिकेटेड स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल का गठन भी किया गया। इन्हीं फैसलों से आज बैंकों की रिजोल्यूशन और रिकवरी बेहतर हो रही है। बैंकों की स्थिति मजबूत हो रही है और एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ उसके भीतर पाई जा रही है। सरकार ने जिस पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, उसका एक प्रतिबिंब बैंकों को वापस मिली राशि भी है। हमारे देश में जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है। पहले की सरकारों के समय जो लाखों करोड़ रुपए फंसाए गए थे, उनमें से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है। और संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि सदन सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से बात की जाएगी। ओम बिरला ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी अनुशासन का, दरअसल इन पार्टियों को पालन करना चाहिए। आपके रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो पिछले सत्र को छोड़ दे तो बाकी सत्र में आपकी प्रोडक्टिविटी जो सदन की रही है वो बहुत ऐतिहासिक रही है। क्या आप इस बार भरोसा है कि फिर से आप अच्छे तरीके से चला पाएंगे? मुझे विश्वास है कि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चलेगी, बिना व्यवधान के चलेगी। ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी, संवाद होंगे, सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करेंगे और सभी राजनीतिक दलों से मेरी अपेक्षा रहेगी कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और सभी दलों का उसमें अपेक्षित सहयोग मिले। एक सवाल है कि जिस तरीके से दिन में या जिस तरह से हंगामे में सदन में जिस तरह से बिल पास किए जाते हैं, क्या आप उसको अच्छा मानते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कि एक विधेयक में
लंबी चर्चा हो, संवाद हो और सर्वसम्मति से हो, सबकी सहमति से हो। इसलिए बीएससी के अंदर भी चर्चा करते हैं और इसमें सकारात्मक चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अपेक्षित परिणाम आएंगे। आखिरी सवाल सर, संसद सत्र से पहले क्या आप एक कंसल्टेशन जो आप लगातार बैठक करते हैं, आप कहीं ना कहीं कोशिश करते, अपील करते, वैसी प्रक्रिया फिर से होगी? लगातार चर्चा संवाद चलती रहती है, ये निरंतर प्रक्रिया है। एक दिन की सर्वदलीय बैठक करने से परिणाम नहीं आते। नियमित रूप से मैं सभी राजनीतिक दलों से चर्चा संवाद करता रहता हूं और मेरी अपेक्षा है कि इस बार सदन में उन चर्चा संवादों के अपेक्षित परिणाम आएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, शिमला। डीजीपी और आईजी की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 19 से 21 नवंबर तक लखनऊ में होगी। कल गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल होंगे। 21 नवंबर को डीजीपी और आईजी की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल होंगे। आईबी के जरिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। हर साल एजेंसी जो है, केंद्रीय एजेंसी आईबी, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। इस साल यूपी पुलिस को कॉन्फ्रेंस की मेजबानी मिली है। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और पदक प्रदान करेंगे। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में राज्यों और दूसरी फोर्स के अन्य बलों के डीजीपी और आईजी रैंक के करीब 80 ऑफिसर शामिल होंगे। बैठक में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद, साइबर क्राइम, महिलाओं के खिलाफ अपराध, कोरोना महामारी और अन्य चुनौतियों जैसे अहम सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सभी राज्य के डीजीपी एक प्रेजेंटेशन देंगे। प्रमुख विषयों पर सत्र आयोजित करने के लिए आईजी की कई समितियों का गठन किया गया है। सुरक्षा के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से करीब 2000 पुलिसकर्मियों को एक अलग बल के तौर पर तैयार किया गया है। नाइट विजन ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे। तो लखनऊ में कल होने वाले डीजीपी और आईजी की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह डीजीपी और आईजी की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 21 नवंबर को पीएम मोदी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले की तैयारियों का सीएम योगी ने निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऐलान कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर 611 दिनों के बाद आज फिर से खुल गया है। पहले दिन कॉरिडोर से होकर जा रहे भारतीय श्रद्धालुओं का पाकिस्तानी अधिकारियों और पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्वागत किया। उन्होंने पहुंचे श्रद्धालुओं को दोबारा कॉरिडोर खोलने पर बधाई दी और फूल बरसाकर अभिनंदन किया है। कॉरिडोर खोलने के ऐलान के बाद से ही दिल्ली वालों ने भी तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची। सांसद खेल स्पर्धा 2021 का शुभारंभ किया। बीजेवाईएम की तरफ से आयोजन इसमें जो है इसका किया गया था। अमेठी के 13 ब्लॉक के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। अमेठी जिला प्रशासन के सहयोग से सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया है। ग्रेटर नोएडा में बिल्डर के ठिकानों में छापा। गैलेक्सी बिल्डर के ऑफिस में आईटी का छापा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों में छापेमारी की गई है। 24 घंटे से ये छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स विभाग के 15 अफसर यहां पर मौजूद है। ब्लू स्फायर प्लाजा में आईटी ने डेरा अब डाल लिया है। चौबीस घंटे से गैलेक्सी बिल्डर के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड जारी है। आपको बता दें, इस समय हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और ये वही गैलेक्सी बिल्डर है। इसी मॉल में अधिकारी मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे से ये रेड जारी है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 से 15 अधिकारी हैं जो कल सुबह 6 बजे पहुंचे थे। 24 घंटे का वक्त बीत गया है। फिलहाल अधिकारी यहीं पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है, इनकम टैक्स ने जो रेड मारी है, इनसे जुड़े कई इनके अधिकारी हैं जिनके घरों पर भी रेड मारी गई है। बताया जा रहा है दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर यह रेड मारी गई है। पैसे की अनियमितता है, हेराफेरी है, जिसको लेकर इनकम टैक्स को शिकायत मिली थी, जिसके बाद आला अधिकारी यहां पहुंचे और फिलहाल ये रेड लंबे वक्त से जारी है। ये रेड कब तक चलेगी अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन गैलेक्सी बिल्डर के खिलाफ इनकम टैक्स ने शिकंजा कस लिया है और यहां पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कैमरामैन सत्या के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 ग्रेटर नोएडा।
चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।